हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं रोहित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर क्लासेस में आप सभी बच्चों को क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 का। एक कक्षा 10 की इकोनॉमिक्स का आज लेक्चर नंबर 3 है। आप लोगों को मैं मोटे तौर पे बता चुका हूँ अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन सारी बातों को हमने बता दिया और आप लोगों को बताया है कि अमेरिका में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में इत्यादि देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, चाइना में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, रसिया में और क्यूबा में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अब उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं का चर्चा करते करते मैं क्या बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कल मैं आर्थिक नियोजन के बारे में बताया था कि आर्थिक नियोजन उसे कहते हैं एक समयबद्ध, मतलब एक निश्चित समय में काम करने के लिए एक योजनागत काम बनाया जाए कि इस प्रकार से हमें इस काम को करना है। उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसे ही हम क्या कहते हैं, योजना कहते हैं। क्या कहते हैं, योजना। अब आते हैं नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। आर्थिक नियोजन का अगर जो आपसे कहा जाए कि बताए आर्थिक नियोजन के अर्थ से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन कर दे, तो लिखना है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसका अर्थ ही होता है कि जो पूरा देश है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं, प्राथमिकताओं मतलब जो प्राथमिकता, जो उसकी जरूरत है, जैसे पहले मुझे बिजली जरूरत है कि पानी जरूरत है, पहले पानी जरूरत है या पढ़ाई जरूरत है, इसी प्रकार से जो मतलब जो जरूरी हो उसे हम कहते हैं प्राथमिकता। जैसे आज आप गए, बाजार गए हैं और बाजार में आपकी मम्मी का, आपका मतलब मम्मी का दवा लाने के लिए गए, तबीयत खराब है, और वहीं पे बगल में एक क्या है, मान लिया जाए रोल का दुकान है, 40 रुपया रोल का भी लग रहा है, 40 रुपया दवा का भी लग रहा है। तो पहले आपके लिए जरूरी क्या है, दवा जरूरी है, तो आप क्या करेंगे, दवा लेंगे। प्राथमिकता आपकी पहली क्या है, दवा। उसके बाद अगर जो पैसा बचता हो तब रोल। उसी प्रकार से है कि देश की जो प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। संसाधन हमारे पास क्या है, ट्रेन, बस, कोयला, खनिज, मतलब आयरन इत्यादि हमारे पास संसाधन है। पहाड़, पहाड़ से हम लोग रोड इत्यादि बनाते हैं। आगे का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में ही प्रयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। योजना आयोग के बारे में हम समझते हैं। योजना आयोग से, योजना आयोग जो है जिसकी स्थापना, इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। यह एक प्रकार की बाबू संस्था है जिसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। ध्यान से सुनिए, हमने एक वर्ड कहा होते थे, होते नहीं, होते थे, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से इस योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, इसीलिए हम कहते हैं होते थे। अगर जो ये चलता रहता तो हम कहते होते हैं। योजना आयोग, इसकी गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसके इससे इसके अध्यक्ष देखिए लिखे हैं, इससे यहां होना चाहिए इसके अध्यक्ष क्या होते हैं, पीएम होते हैं। पीएम मतलब प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसका सामान्य कामकाज अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब इसके जितने भी कामकाज हैं सब अध्यक्ष के द्वारा संचालित किया जाता है। सॉरी। चलिए हम आगे आते हैं। जैसे कि हमने बताया, इनके जो सामान्य कार्य कामकाज हैं वो किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, प्रधानमंत्री। मतलब इस योजना में कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है और उस टाइम के अनुसार उसमें काम किया जाता है, जिसका सारा देखरेख कौन करते हैं, खुद प्रधानमंत्री करते थे, और उनके साथ उनके 8 सदस्य भी होते थे। यह योजना आयोग 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाती थी। इसके भारत में आर्थिक विकास का भी श्रेय जाता है। ध्यान से सुनिए, यह जो योजना आयोग थी
प्रत्येक 5 वर्षों के लिए एक मुद्दा लेकर के चलती थी। जैसे सुनिए, प्रथम, आप लोग देखिएगा यहाँ ये जब बताएंगे, प्रथम योजना आयोग 51 से 56, 51 से 56। उसी प्रकार से कुछ और भी योजना आयोग है जो टोटल अभी 12 हुए थे। कितने हुए थे मेरे प्यारे दोस्त? 12 हुए थे। इस योजना आयोग के बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे, जान लेंगे कि योजना आयोग में क्या था नहीं था। बोलते हैं योजना आयोग, इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अब ध्यान से सुनिए, हमारा देश 1947 ईस्वी में क्या हुआ है, यहां देखिए 1947 ईस्वी में आजाद हुआ है और योजना आयोग बन रहा है 1950 में। तो आपसे अगर जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग सबको पता होगा हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पीएम कौन थे? जे.एल. नेहरू जी। कौन थे? जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू। तो 47 में तो आजाद हुआ देश और 50 में ही क्या हुआ है, हम लोग का प्रधानमंत्री उस समय जो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यही हमारे प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री हमारा जब ये थे तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन होंगे? वही होंगे। उसके बाद जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे प्रधानमंत्री बदलते गए, इस योजना आयोग के अध्यक्ष भी बदलते गए। उतना आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कि कौन से समय कौन, लेकिन फिर भी हम मोटे तौर पर कुछ कुछ चीजों को क्या किए हैं, अपने मन से बताने का काम किए, हो सके जो आपसे पूछ ले। तब क्या करेंगे हम लोग बाबू? करना कुछ नहीं है, बस जो पूछेगा उसका जवाब हम लोगों को देना है। जैसे कि देखिए, बोलता है भारत में, इसे भारत के आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है। जो योजना आयोग है उसे आर्थिक विकास का श्रेय भी क्या किया जाता है? दिया जाता है। आर्थिक विकास मतलब जितना भी आज हम लोग पैसा से संबंधित काम देखते हैं, जितना हम मान लिया जाए, योजना आयोग को क्यों ऐसा श्रेय दिया जाता है? इसी 5 साल में, जो 5 साल की योजना आया करती थी, इसी में कृषि को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सामाजिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए, हम लोग औद्योगिक कार्यक्रम जो होते हैं, कल कारखाने इत्यादि को बढ़ाने के लिए 5 साल में एजेंडा रखा जाता था और उसके बाद क्या किया जाता था? इसे क्रियान्वय किया जाता था। क्रियान्वय मतलब काम कराया जाता था उन्हीं 5 वर्षों में। तो उसी से हम योजना आयोग के बारे में जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था, जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था। आगे हम बात करते हैं इसी में कि भारत में इसका जो अध्यक्ष होते हैं, इसके सहायता के लिए देखिए हम बताए हैं कितना सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। यह आयोग 5 वर्षों के लिए क्या करती है? आर्थिक विकास की योजना बनाती है। इसे भारत में क्या आर्थिक विकास के श्रेय को जाता है। अगर जो आपसे कह दे भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे जाता है, तो योजना आयोग को जाता है। क्योंकि जो योजना आयोग है 5 सालों में कौन सी काम होगी नहीं होगी, जिसके बारे में इन्होंने क्या किया है? बताया है। अब आते हैं भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य। भारत में जो ये योजना आयोग बना है, नियोजन का काम हुआ। नियोजित मतलब कि 5 साल में हम कोई चीज करना है। जैसे आप सुने होंगे फलना नियोजित शिक्षक है, मतलब 10 साल सरकार इनको रखेगा, मन करेगा तो 10 साल, उसके बाद बढ़ाएगा, नहीं तो फिर 10 साल के बाद नहीं। उसी प्रकार से क्या है, नियोजित का मुख्य उद्देश्य यह था आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना और कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब लेटेस्ट जैसा जमाना चल रहा है। जैसे आज आप समझिए एक बात, क्या आज आप अपने अगल बगल सहपाठी को देखते हैं, पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्या आज महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। पहले आपकी बहन माता जी पर बहुत सारी क्या थी, मम्मी हमेशा जब भी रहती थी पूरा घूंघट डाल के। क्या अभी गांव की महिलाएं पूरा घूंघट डाल के रहती है? नहीं रहती। जिसका प्रमुख कारण यह है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है, आधुनिकीकरण किया गया है। बोलता है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगर जो आपसे एक क्वेश्चन कर दे कि भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप यहां से लिखेंगे आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता एक शब्द है। ये आत्मनिर्भरता मतलब
ये आत्मनिर्भरता मतलब क्या होगा? ये आत्मनिर्भरता मतलब समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे अभी आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं मेरे बाबू, तो आप अभी माता पिता पे निर्भर है। आपके पिताजी क्या करते हैं? कमाते हैं। जो आपको पिताजी चाहे जिस भी बिजनेस को करते हो, नौकरी हो चाहे जो भी हो, किसान हो जो भी हो, वो कमाते हैं, तब आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। आप खुद तो नहीं कमाते हैं, खुद कहीं अगर जो प्राइवेट संस्थान में पढ़ते भी होंगे तो वहां पे क्या करते होंगे? पैसा खुद नहीं पे करते होंगे, आपके पिता मम्मी पापा देते होंगे तभी पे करते होंगे। तो वही बात है आत्मनिर्भरता। तो भारत में आत्मनिर्भर बने किन किन चीजों में? मान लिया जाए भारत में मोबाइल की कंपनियां नहीं थी, भारत में मोबाइल की कंपनियां है जिसका नाम है लावा। भारत में कल कारखाने नहीं थे, कल कारखाने लगाए गए। भारत में स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी, भारत में स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी की गई। भारत में बहुत सारा जो भी चीज आप सोच ले, रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, रोड की व्यवस्था लाई गई। भारत में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था पर जोर दिया गया। भारत में कृषि पुराने तरीकों से किया जाता था, भारत में कृषि को आधुनिकीकरण करने के लिए बहुत सारे मशीनों का क्या किया गया? उत्पादन किया गया, जो भारत में बनता। तो आत्मनिर्भर मतलब खुद स्वयं, मतलब जो खुद के डिपेंडेंट हो उसे हम आत्मनिर्भर कहते हैं। और उसी के सामाजिक न्याय को क्या करना? बढ़ाना। सामाजिक न्याय को बढ़ाने का अर्थ मतलब समाज के हर एक व्यक्ति, जैसे कोई भी किसी भी कास्ट या जाति धर्म इत्यादि का हो, कोई भी किसी भी जाति धर्म इत्यादि का हो, उसका क्या हो? उसके प्रति न्याय को बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि आप मान लिया जाए कोई उच्च कास्ट का व्यक्ति हो और कोई नीच कास्ट का व्यक्ति हो तो उसे दबाया जाएगा नहीं, सभी को एक जैसा देखा जाएगा, एक नजर से, क्योंकि कानून के समझ सब बराबर, ऐसा हमारी संविधान कहती है। कानून के समझ सब बराबर है। पुलिस अगर जो आपको पकड़ के ले जाती है, तब पुलिस बगल वाला बाबू साहब को भी पकड़ के ले जा सकते हैं अगर जो गलती करेंगे तब। वही है सामाजिक न्याय को क्या करना? बढ़ाना। हमारे समाज में जो न्याय है उसको आगे बढ़ाना, इसका प्रमुख काम था किसका? योजना आयोग का। अब आगे हम आते हैं भारत में नियोजन या पंचवर्षीय योजना कब से कब तक। यहां आपको 12वां पंचवर्षीय योजना हम बता देते हैं पहले 2012 से 17। 2012 से 17 आप ये मत कहिएगा सर नहीं लौक रहा, हम बता दिए पहले बाबू। सबसे नीचे वाला जो है 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। आप एक चीज याद रखिएगा, 3 2 2 उसके बाद लगातार 3 2 और 2, ध्यान से ऐसे करके याद करना है। 3 फिर 2 और 2 ऐसे। आगे देखिए पहला पंचवर्षीय योजना भारत में चला है। पंचवर्षीय योजना जैसे हम कह देते हैं तो कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होगा। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। देखिए 1951 से 1956, 52 53 54 55 1 56। उसी प्रकार से 56 से 61 61 से 66, 56 से 61 61 से ये 3 पंचवर्षीय योजना देखिए लगातार है। उसका बाद आता है 66 के बाद 67 68 69, 3 वर्ष गैप है। तो ये 3 वर्ष का अवकाश है। अवकाश मतलब एक प्रकार की छुट्टी है, मतलब पैसा इत्यादि नहीं होने के कारण 3 वर्षों तक क्या किया गया था? यहाँ पे छुट्टी दिया गया था, मतलब कि योजना आयोग को रोक दिया गया था पैसा नहीं होने के कारण भारत सरकार के पास। तो यहाँ पर आते हैं योजना अवकाश है। फिर 69 से 74 और 74 से 78 फिर क्या होता है? देखिए 78 के बाद 2 साल का क्या है? अवकाश है। आपको ये बात पता चल रही है? यहाँ पर 2 साल का क्या है? अवकाश। फिर 74 से 78, 74 से 78 उसके बाद फिर 2 साल के बाद फिर यहाँ 2 साल अवकाश। 80 से 85, 85 से 90, 80 से 85, 85 से 90, 80 से 85 और 85 से 90। चलिए हम आगे बात करते हैं 80 से 85, 85 से 90। उसी प्रकार से यहां पर हम आते हैं। यहां देखिए 92 से लेकर के 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017। लेकिन ये जो 12वां पंचवर्षीय योजना हम यहाँ पे देख रहे हैं अंतिम वाला, ये पंचवर्षीय योजना अधूरी थी। यह पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों तक मेरे प्यारे बच्चों नहीं चल पाया।
क्योंकि इधर जो आप शासनकाल देख रहे हैं यहां तक कांग्रेस की शासनकाल है। ये जो 2007-12 देख रहे हैं, 17 से पहले हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें अर्थशास्त्र का मतलब बहुत अच्छा जानकार जो व्यक्ति थे, ये कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री रहे। लेकिन मोदी जी हर घर मतलब क्या आते हैं, अब की बार मोदी सरकार हर घर मोदी हर हर मोदी के नाम से 2014 में आते हैं और 2014 लोकसभा चुनाव में जीतकर मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, योजना आयोग को खत्म करके उसे नीति आयोग में बदल देते हैं। 2014 में बदल जाती है, लेकिन स्टार्टिंग इसका काम होता है 1 जनवरी 2015। देखिए तो एक ही दिन ना है बउआ, एक दिन अगर जो पीछे करते तो 2014 सारे काम को खत्म कर दिया गया। योजना आयोग को कब, पंचवर्षीय योजना को 14 में, उसके जगह पे नीति आयोग को लाया गया। ये नीति आयोग को जो लाया गया, ये आयोग की स्थापना पर लाया गया कौन, देखिए योजना आयोग के स्थान पर क्या किया गया है, लाया गया है। यह थिंक टैंक के आधार पर काम करती है। थिंक मतलब होता है सोच, थिंक मतलब सोच, सोच के आधार पर यह काम करती है। जैसे जनता को पानी चाहिए तो सरकार पहले पानी की व्यवस्था करेगी, जो जनता की डिमांड हो पहले उसी को यह सरकार पूरी करती है। इसीलिए इसे थिंक टैंक योजना के आधार पर क्या किया गया, कार्य मतलब कराने के लिए ऐसा कहा गया। इसके बाद देखिए कुछ आते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर क्या बल दिया गया है, किस पर क्या बना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे बच्चों कृषि पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। मतलब उसी प्रकार से सभी किसी न किसी मुद्दे पर क्या है, आधारित है। लेकिन प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है कृषि पर आधारित है। कहने का अर्थ यह है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना 51 से जो 56 है, इस कृषि पर आधारित है। कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया है। मतलब कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न तरीके की योजनाएं लाती है, जैसे नहर खुदवाती है, ट्यूबवेल इत्यादि बैठवाती है, ताकि कृषि क्या हो, हम पहले कृषि प्रधान देश थे, आज भी है। तो कृषि अच्छा से होगा तो हमारे क्या होगी, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। तो इसीलिए सरकार ने पहले पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर अगर जो किसी पे दिया है तो कृषि पे। और इसी में आप लोग को हम ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं कि ज्योग्राफी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना को क्या कहा है, भारत के मंदिर के नाम से पुकारा है। अर्थात भारत के मंदिर वह है बांध। कौन है, बांध। जो नदी पर, जो नदी घाटी परियोजना है उसे भारत के मंदिर के नाम से किसने पुकारा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका मानना था कि अगर जो मत्था यहां टेका जाए, मतलब माथे को यहां टेका जाए, तो यह आपको कुछ देगी, मंदिर में टेकने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर जो आप बांध के पास माथा टेकेंगे तो आपके खेतों को सिंचाई होगी, सिंचाई होने के बाद आपके जब फसल अच्छे लहलहाते होंगे तो भगवान आप उन्हीं को मानेंगे जो आपको कुछ देते हैं। तो बांध के बारे में बोला था। तो देखिए बोला जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर बल दिया गया था। आ गई बात। दूसरी बात आते हैं हम इस पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें समाजवादी समाज की स्थापना पर भी क्या दिया गया था, बल दिया गया था। नहीं, ये पंचवर्षीय योजना हो गया, कृषि पर बल दिया गया था। दूसरा इसमें जो एक आती है बात, कृषि पर बल दिया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना में बताया जाता है कि समाजवादी आधार जो है, मतलब समाज के सभी लोग क्या करें, विकसित रहें। और दूसरा कभी कभी आपको दिखाई मिलेगा कि क्या उद्योग पर भी बल दिया गया था। मतलब कृषि के साथ साथ सामाजिक न्याय और उद्योग को भी बढ़ाया जाए। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य मुद्दा था। बताया जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना में क्योंकि उद्योग पर भी बल दिया गया था, बल देने का मतलब बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए। आगे आते हैं इसमें, इस पंचवर्षीय योजना में कौन, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो बाबू यहां पर आप खाली स्थान देख रहे हैं, यहां पर पंचवर्षीय योजना होगा।
इसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात उद्योग की क्या की जाती है? स्थापना। अर्थात कब से कब के बीच? बाबू लोग मेरा डेट देखिए, 56 से 61 के बीच दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया जाता है? भिलाई दुर्गापुर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना की जाती किसी दूसरे देश की सहायता से। ठीक है, आगे आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत कहां से कितना पैसा का क्या खरीदेगा, भारत कहां पर क्या बेचेगा, भारत के गांव में सड़क होगा या फिर क्या होगा, कीचड़ होगा इत्यादि। हमें नहीं कहते, हम किसी का नहीं, सभी जितने भी लोग जो पहले हमारे इस समय जो लोग थे वो महान नेता हुआ करते थे। अभी के नेता के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, नो कमेंट। वो आप खुद आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी के नेता क्या है या नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम पढ़ाने, हम शिक्षा से संबंधित है तो नेतागिरी नहीं करेंगे। यहाँ पे आते हैं, बोलता है इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इसका उद्देश्य क्या था? तीसरा पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इसमें बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। आपसे पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कहेगा दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी। भिलाई इस्पात का कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय। राउरकेला इस्पात पर कारखाने की स्थापना किसना? दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसे आप क्या करें बच्चों, तुरंत अभी स्क्रीनशॉट ले, या आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके क्या करें, इसे लिखे। फिर मैं अभी तुरंत आगे बताता हूं। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास, इसके विकास के लिए हमें दो बातों की जरूरत है। देखिए बाबू, वहां हम अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में कहीं कहीं आप लोग पढ़ेंगे कि जैसे जैसे जनसंख्या की विकास हुई उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। क्योंकि जब लोगों की जरूरतें बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ता है। जैसे ध्यान से, उत्पादन किसे, मान लिया जाए आज आपके घर में 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति बाबू यहां देखिएगा रोज 200 ग्राम करके चावल खाते हैं। 200 इंटू 3 दूनी 600 ग्राम चावल की जरूरत है। लेकिन अब व्यक्ति हो गए हैं 5, तो अब जरूरत कितना होगा? 1000 ग्राम, अर्थात 1 केजी की। हाँ या नहीं? तो आप जो 2 व्यक्ति बढ़े हैं तो आप सोचिएगा ना, हमारे के यहाँ धान ज्यादा उपजे, गेहूं ज्यादा उपजे, चाहे ज्यादा पैसा आए तब हम इसको खरीद सकते हैं। तो जैसे जैसे बोला जाता है जनसंख्या का विकास हुआ है उस प्रकार से अर्थव्यवस्था का भी धीरे धीरे उसी प्रकार से विकास हुआ है। तो पहलू पे नहीं जाके हम इस पे बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 2 बातों की जरूरत है। पहला कि अर्थव्यवस्था का अगर जो डेवलपमेंट करना है, अर्थव्यवस्था का अगर जो हमें विकास करना है तो आर्थिक विकास करना होगा। आर्थिक मतलब वैसा सोर्स लगाना होगा, वैसे उद्योग धंधे लगाने होंगे जिससे हमें पैसा प्राप्त हो, तो उसी को कहते हैं आर्थिक विकास। बोलता है यह नियोजन के द्वारा संपन्न होती है। नियोजन अभी बताएं, 5 साल में हमको रोड बनाना है, तो रोड पर जाते हैं, यहां से वहां जाते हैं तो टोल टैक्स लगता है। तो 5 साल में वो नियोजन हुआ कि नहीं कि यहां से यहां तक की सड़क हमें बनवानी है, तो एक मुद्दे के तहत 5 साल में बनना है। जैसे फलाने नदी पर इतना दिन में एक बांध बनाया जाएगा, उससे लाखों करोड़ों लाखों हजारों हेक्टेयर भूमि को क्या किया जाए, सींचा जाए। कहने का मतलब हम लोग देसी भाषा में कहते हैं खेत को पटाया जाएगा, पानी दिया जाएगा खेत में, तो क्या होगा, हमारे लिए आर्थिक विकास होगी। तो अगर जो आपसे पूछे कि हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास कैसे होगा, तो यह नियोजन के जरिए होगा। भारत सरकार इस पे समय समय पे काम करते आती है। आगे आता है इसका उद्देश्य क्या है। आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है?
अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना। अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र मतलब चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, चाहे सेवा। बताए हैं कृषि प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, पहला, दूसरा और तीसरा, है कि नहीं। प्रथम में कौन कौन आता है? कृषि आता है, पशुपालन आते हैं, बकरी पालन आते हैं, मुर्गी पालन आता है, और उसके बाद व्यापार आते हैं। और वहीं पे हम दूसरा में बताए हैं कि कल कारखाने आते हैं जहां पे सामानों को बनाया जाता है। तीसरा, जो पहला और दूसरा के वस्तुओं का उपयोग करके क्या करता हो? सेवा देता हो, बेचने वाला। दूध क्या करने वाला? पहुंचाने वाला, सेवा। मास्टर क्या? सेवा देने वाला। डॉक्टर क्या? सेवा देने वाला। बैंक क्या? सेवा देने वाला। आपका बताए हैं जीवन बीमा क्या है? सेवा देने वाला। इंश्योरेंस कंपनियां क्या है? सेवा देने वाला। तो वही सेवा, तो वही बोलता है इन सभी जितना भी क्षेत्र हो, सब में क्या हो? अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादन को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। जैसे हम 10 किलो पहले गेहूं उपजाते थे, पहले हमारी जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या 142.82 करोड़। आज दिनांक कितना है? आज दिनांक जो है उसके अनुसार से यह डेट है बाबू, इतना मेरे भारत की जनसंख्या है। तो हमें उत्पादन के हर एक क्षेत्र में ऐसा बढ़ाना है। अब उसके बाद पहला विकास हमें तो क्या करना है? आर्थिक विकास, जिससे हमको रुपया पैसा आए। दूसरा करना है मुद्रा का विकास। जब हमारे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है तो मुद्रा का भी विकास हुआ है। मुद्रा मतलब रुपया, मुद्रा मतलब रुपया। ध्यान से 2 मिनट आप बात सुनिएगा। जब पहले पहले मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई पैसा नाम की चीज नहीं थी, पैसा नाम की चीज नहीं थी, तो लोग वस्तु के बदले में वस्तु दिया करते थे। अब ध्यान से सुनिए। मान लिया जाए मेरे पास यह एक गिलास है, ध्यान से देखिए, मैं गिलास का ही प्रयोग करता हूं। ये एक गिलास है और मुझे 4 चौक चाहिए। मेरे पास एक गिलास है, मुझे क्या चाहिए? 4 चौक चाहिए। अब ये व्यक्ति को हम गिलास दे देंगे, वो व्यक्ति हमको चौक दे देगा। तो ये क्या हुआ? एक वस्तु का लेन देन। वस्तु के बदले हमको चौक मिला और चौक के बदले उसको क्या मिली? गिलास मिली। तो ये जो वस्तु के बदले वस्तु का अदल बदल हुआ करता था, इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते थे। लेकिन कभी कभी इसमें दिक्कतें यह थी कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति को क्या चाहिए? 4 झाड़ू चाहिए, लेकिन झाड़ू वाला जो झाड़ू लेने आया है वो व्यक्ति बाजार बेचने गया है क्या? बकरी। अब झाड़ू बेचने वाला आदमी को बकरी की जरूरत नहीं है, तब तो बेचारा 4 गो झाड़ू खरीद नहीं सकता है। तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत यह थी कि सामान जो खरीदे जाते थे या सामान का अदल बदल होता था, अदल बदल के लिए जल्दी से क्या मिलते थे? ग्राहक नहीं मिलते थे या बदलने वाले लोग नहीं मिलते थे। संयोग से ही ऐसा हो पाता था कभी कभार। समझ में आई बात? तो बहुत सारा दिक्कत। और इसमें एक प्रॉब्लम और था कि बहुत सारे वजन को ले जाना पड़ता था। मान लिया जाए आप गांव में सुनते हैं, ये दीदी हमरा 1 कप करुआ तेल दे दा, हम तोरा कोची कर दियो? 1 कप दे दियो मसूरी के दाल। 1 कप मसूरी के दाल लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। 1 कप मसूरी के दाल के बदले 1 कप करुआ तेल, मतलब सरसों का तेल। तो वही है, कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली मौद्रिक विकास में बोलता है। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी, जो क्या है? धीरे धीरे लोगों को जब असुविधा हुई तो यह प्रणाली धीरे धीरे क्या हो गई? विलुप्त। लेकिन आज भी मेरे प्यारे बच्चों गांव में यह क्या होता है? देखा जाता है। बोलता है वस्तु के लेन देन कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति। देखिए, वस्तु का लेन देन किए, अपनी आवश्यकता, हमको चौक जरूरत था और अगला के गिलास जरूरत, आवश्यकता पूरा हुआ कि नहीं? मेरा चौक का, उसका गिलास। आवश्यकता की पूर्ति करने वाली क्या है? पूर्ति करने वाली प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यह मुद्रा के विकास के पहले की प्रणाली है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था उससे पहले की यह प्रणाली है मेरे प्यारे बच्चों। आगे आते हैं मुद्रा का प्रादुर्भाव। देखिए, जब लोग बहुत सारे सामान ढो ढो करके बाजार ले जाते थे, पता चला मान लिया जाए मेरे पिताजी हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है अभी हमारे के यहाँ, मेरे पिताजी 1 बोरा अलुआ ले गए कि आज अलुआ बेच के हमको कोची लाना है, अलुआ बेच के 2 झाड़ू फलना ढेकना लाना है।
अब गए वो बाजार लेकर के बेचारा, आते पाते पहुंचे बाजार, बोले भैया लीजिएगा आलू। बोलते आलू ना लग तो प्याज है प्याज। बोला ना भैया प्याज नहीं आलू है, ले लीजिए नहीं आलू, हमको 2 झाड़ू दे दीजिए। बोला ना भैया हमारा जरूरत है कोकोची के प्याज के, जे प्याज देबा ओकरे हम झाड़ू देबो न तो ना देबो। वही बात है, बोलता है जब लोगों की आवश्यकता बढ़ी तो इसकी स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय का एक समान इकाई को लेकर मुद्रा का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। मतलब जब व्यक्तियों को ऐसा लगने लगा कि नहीं हम सामान ले जाते हैं, मेरा सामान बिकता नहीं, ढो के फिर से लावे पड़ता है, कोई ऐसा चीज बनावल जाए कि जरा हम लेके जाए हमरा कोई चीज मिल जाए सट से। जैसे आज मान लिया जाए हमको लेना है, क्या लेना है, मान लीजिए हमको एक बल्ब लेना है, क्या लेना है, बल्ब। और बल्ब लेना है तो बल्ब के दुकान में हम चावल ले जाकर देंगे तो लेगा नहीं, हम उसको क्या करते हैं गोला में बेच देते हैं, जो चावल गेहूं खरीदते हैं उनको, वहां से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, पैसा, और पैसा से जाके बल्ब ले लेते हैं। तो यही सोच जो व्यक्तियों में आया, इसी सोच को हम क्या कहते हैं, मुद्रा का प्रादुर्भाव कहते हैं। आगे बात करते हैं, बोलता है जब मुद्रा के विनिमय का साधन बनाया गया तो अर्थव्यवस्था के विकास की इकाई के क्रम में एक सरकार का उदय हुआ। जब मुद्रा कब हुआ, लेन देन, विनिमय मतलब लेन देन, तुम हमको ये सामान दो हम तुमको ये सामान देते हैं। जब मुद्रा को बनाएगा कि ये लो पैसा हमको ये चीज चाहिए, मान लिया जाए हम जिस दुकान से ये चौक लाएंगे उसको पैसा दिए होंगे 10 20 50 100 जो भी इसका लगता हो, तो उसको पैसा दिए और उसके बदले हमको पैसा दिया, अथी चौक दिया। तो हम जब ऐसी स्थिति होने लगी कि मुद्रा का विनिमय का साधन बनाया गया तो लोगों को लगा कि क्यों नहीं ये जो मुद्रा का लेन देन चल रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको एक अच्छे व्यवस्था में चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत हुई। उससे पहले लोगों की सरकार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर रूल करने वाला कोई नहीं, व्यक्ति आराम से लेता था, रहता था, खाता था। लेकिन अभी क्या है बउआ, अभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि अभी है हम अगर जो 10 का नोट आपको दें आप नहीं लीजिएगा तो कहेंगे ना कि सरकारी नोट है, राम लिखल है भारत सरकार लिखल रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वही है, जब ऐसा हुआ मुद्रा को हम लोग क्या बनाए, विनिमय का एक साधन, मतलब लेन देन का एक साधन। साधन मतलब होता है कि पैसा लीजिए, ये रुपया है, आप हमको सामान दीजिए, तो ये हो गया क्या, रुपया एक साधन हो गया। आगे आते हैं चेक। चेक किसे कहते हैं, चेक उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा एक कागज को जारी कर दिया जाए और उसमें लिखा हो कि जिस व्यक्ति के नाम पर या जिस व्यक्ति के या जिस संस्था के नाम हम लिखे हैं उस व्यक्ति को इतना रुपया क्या कर दिया जाए, अदा कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, चेक। उसको थोड़ा सा दूसरी भाषा में लिखे हैं, जिसे किसी व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम से जारी करता है। बात आ गया ना, एक व्यक्ति या कोई संस्था, मान लिया जाए एक संस्था का नाम है मदर डायरी या अमूल दूध, ये तो सब कोई जानते हैं, भारत के हर एक व्यक्ति अमूल दूध के बारे में जानते हैं, या मदर डायरी। मदर डायरी है, वो क्या किए, उनके पास हम गए, हम दूध देते हैं उनके डायरी में, उनके पास गए तो हमको चेक काट दिए, लीजिए। उस चेक पर क्या लिखल होगा, मदर डायरी फलानी जो जगह पर ब्रांच होगा वहां से हम कटवा लेंगे। और उसके बाद बैंक में जाएंगे तो बैंक हमको क्या देगी, पैसा, उसमें लिखा रहेगा मेरा नाम। लेकिन जब कोई संस्था ही संस्था को करे तो उसमें संस्था और संस्था का नाम लिखा रहेगा। दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम से जारी करता है और इसे सरकारी अधिपत्य, अधिपत्य का मतलब होता है जिसपे सरकारी कब्जा हो, जो सरकार के अंडर में हो, जो सरकार के अंडर में हो। अधिपत्य बैंक के द्वारा पैसा अदा या प्रदान किया जाता है, दान या प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, चेक। मतलब हम उसको बैंक में जाएं, बोले भैया दे दीजिए तो इतना ही बल्ब है, तो पैसा हमको दे देगा, चाहे तो इधर से हम दे अगला को मिल जाए। आदान प्रदान मतलब लेन देन किया जाए, वैसे एक कागज के टुकड़े को बाबू हम चेक कहते। आप लोग भविष्य में चेक भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कमेंट आप लोग कीजिएगा, सर कि एक बार हमको चेक दिखा दीजिए कैसा होता है। बच्चों हम लाइव दिखा देंगे कि चेक कैसा होता है। आगे हम आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। तो आप लोग कहिएगा सर जो इंग्लिश पढ़ा लोगे, सर कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बुर्बक कहीं का, हमरो पता है कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की है, लाइन से नहीं तो लाइन तो ऐसे गायब हो जाएगा,
नहीं, कंप्यूटर उसको हम कह देंगे जो मानव मस्तिष्क का लगभग सारा काम करे। मानव मस्तिष्क का सबसे जो लगभग क्या करे, सारा काम करे, उसे हम मस्तिष्क क्या कर देंगे, कंप्यूटर कहेंगे। मोबाइल कंप्यूटर है, कैलकुलेटर कंप्यूटर है, सबसे पहले उसी का विकास हुआ था। तो मानव मस्तिष्क का लगभग सारा काम करने वाला वह जो मशीन है उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। इसे हिंदी में हम संगणक के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो मेरा पढ़ाया गया वीडियो अगर जो आप लोगों को अच्छा लगता हो, या हम में अगर जो कोई त्रुटि हो, या हम किसी बातों को न समझा पाए हैं आपको, तो क्या कीजिए, आप इसे कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी गलतियों को सुधारने का आप ही का काम है। आप ही बताइएगा सर ये गलती है, ये क्या है, यहाँ पर आप इस प्रकार से करते तो हम समझ जाते। तो आप ही बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए नहीं। ऐसे तो मेरा जहां तक मानना है कि मैं समझाने का भरपूर प्रयास करता हूं और आप लोग समझते भी होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें और कॉपी पर जरूर लिखें मेरे बाबू, क्योंकि जितना आप अभी कलम खत्म कीजिएगा, बाद में आपको उतना ही कम कलम चलाना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा लास्ट जाते जाते, मोटिवेशन के तौर पे। मान लिया जाए आज आप कॉपी कलम किताब का कम प्रयोग करते हैं और आने वाला 4-5 सालों में आप नौकरी करते हैं चपरासी का। सारा दिन आपको क्या करना पड़ेगा, सब दिन आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, घसना पड़ेगा। लेकिन अगर जो आज आप इन बातों को लिखते हैं, समझते हैं, जॉब हो गया आईएएस का, तो कभी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपका एक सिग्नेचर ही पूरे लिखे हुए पर भारी होगा। तो इस बातों पर आप क्या करें, गौर करें। तो अभी आपको ज्यादा लिखना है या बाद में, बाद बाकी आप जानिएगा कि आपको बनना क्या है। हमारे बोलने और नहीं बोलने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप अभी बाल गोपाल हैं, आपकी जो मर्जी है आप वही करेंगे। हमारी भी थोड़े दायित्व है कि हम एक अच्छे समाज में रहते हैं और अच्छे समाज और अच्छे बच्चों का निर्माण करें। क्योंकि हम बाबू ज्यादा कोशिश मेरा यही रहता है कि हम जिन बातों को समझा रहे हैं उसे समझा पाए। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बूढ़े, बच्चे, माता पिता एवं सैनिकों का आप लोग क्या करें, हमेशा सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर क्लासेस 6201 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप इसे स्क्रीनशॉट लें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी उत्साह के साथ।